बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। अगर ये कहा जाए कि तवाज़ुन बरकरार रखने की या तवाज़ुन दोबारा कायम करने की कोशिश की जा रही है अदलिया के इस तराजू की, तो पता नहीं तवाज़ुन तो कायम होगा या नहीं, अल्लाह खैर रखे। पता नहीं तराजू के साथ क्या बनता है। इसलिए क्योंकि जो टायराइड शुरू हुआ है ये इतना तगड़ा किस्म का क्रिटिसिज्म है, पता नहीं ये दुरुस्त है नहीं है, इसके कॉन्टोर्स क्या है, ये किस जगह पर जाकर लिमिट होगा भी या नहीं होगा। लेकिन अब सिटिंग चीफ जस्टिस साहब को एड्रेस कर सियासी जलसे में मरीम नवाज शरीफ साहबा ये कह रही हैं कि आप इमरान खान साहब के पीछे लग के ये सुओ मोटो नोटिस ना ले। दूसरी साइड पर पार्लियामान आज नेशनल असम्बली मंजूर कर लेती है जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस और रूल्स के हवाले से एक बिल है, वो मंजूर हो गया। अब जारी बात है ये सेनेट में जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर असेंट देते हैं या नहीं देते वो एक और बात है। लेकिन जो किया गया वो हरिडली किया गया, जल्दबाजी में किया गया, लेकिन उसको अप्रिशिएट हर कोई कर रहा है। बेशक उसके साथ कोई जितने मर्जी केविएट्स लगा दे, उसको क्वालिफाई कर दे कि ये काम ठीक है लेकिन गलत तरीके से किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये ज़रूर थी, इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए और देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये इससे हुकूमत का अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो जुड़ा हुआ है और ये इसका अंजाम भी वही होगा जो 2012 के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जब बनाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और फिर अदलिया ने उसे स्ट्राइक डाउन कर लिया, इसके साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही होगा। तनकीद सबसे बड़ी क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि अदलिया के खिलाफ साजिश है। ये एक मौक़िफ़ है जो कि फवाद चौधरी साहब ने लिया। उन्होंने कहा अगर 184(3) के हवाले से या उसके एक्सरसाइज के हवाले से कोई आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इख्तियार काम करना है चीफ जस्टिस का, तो आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। ताज्जुब है क्योंकि जो वर्डिंग है 184(3) की उसके अंदर चीफ जस्टिस का जिक्र तो नहीं, उसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। बहरहाल ये एक मौक़िफ़ है। लेकिन सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को लग रहा है कि पाकिस्तान में आइन इस वक्त ख़तरे में है। क्या ही अच्छा होता कि उन्हें उस वक्त भी याद आता कि आइन उस वक्त ख़तरे में था जब उन्होंने एक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने के लिए एक काम जो कि कासिम सूरी साहब ने किया वो भी किया, लेकिन वो फौरी तौर पर उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी, असम्बलियाँ तहलील कर दी। बाद में जो काम जिसके ऊपर मोहर सब्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो गैर आइनी था, सदर मुमलिकत ने वो काम किया। उस वक्त उनको लगा कि वो गैर आइनी नहीं है, आज उन्हें लग रहा है कि गैर आइनी है। वो फरमा रहे हैं कि जजेस अपने अंदर इश्तराक पैदा करें, बेहतर ताल्लुकात पैदा करें। अब ये वक्त भी आना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि वो इश्तराक पैदा करें। ये इश्तराक तो होना चाहिए था, इट्स गिवन, लेकिन ऐसे हालात पैदा क्यों हुए हैं इस पर ज़रूर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन आरिफ अलवी साहब क्या फरमा रहे हैं सुन लीजिए। मैं दुआ करता हूं कि जजेस जो हैं वो आपस में इश्तराक पैदा करें। बेइंतहा ज़रूरी बात कह रहा हूं आपसे, आपस में इश्तराक पैदा करें। उनके इंटरनल जो कैफियत मंजर आम पर आती हैं तो उनके फ़ैसलों के ऊपर फिर वो कंसेंसस नज़र नहीं आता। आइन इज़ अंडर थ्रेट। बल्कि जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं, अक्टूबर 2023 के। हाँ, मैं समझता हूँ कि अब भी पाकिस्तान के अंदर खतरात मंडला रहे हैं, मार्शल लॉ का खतरा मौजूद है। बस अनडेमोक्रेटिक जब जमहूरियती फोर्सेज आपस में लड़ें तो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेज का रोल बढ़ जाता है। सदर मुमलिकत का आज ये कहना था और मज़ीद इस पर बात हो जाएगी। हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, जो आजकल की सूरत हाल है उस हवाले से भी वो बखूबी वाकिफ़ है कि हो क्या रहा है, उनकी माहिराना राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज़मा बुखारी साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी, वो यहाँ पर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है, ख़ुद भी एक वकील हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज़मा बुखारी साहबा। अतर काज़मी साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, प्रोग्राम करते हैं अपना सुनो न्यूज़ पे, बहुत शुक्रिया आपका। काज़मी साहब आप भी तशरीफ़ लाए। बैरिस्टर साहब सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। ज़ाहिर बात है कानून के हवाले से हम आपसे रहनुमाई लेना चाहेंगे। बुनियादी बात सर एक जो आपने देखा अभी कुछ देर पहले भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि एक और मामला जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है कि 184(3) के अंदर कितनी गुंजाइश है और क्या उस पर होना चाहिए, जिस बेंच के अंदर उसका फैक्ट्स ही कुछ और हैं, सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, लेकिन वहाँ पर 3 जज साहिबान हैं, काजी फायज़ा साहब, जनाब अमीरुद्दीन खान साहब और शाहिद वहीद साहब। वहाँ पर 2-1 से 1 कहा गया है कि जी इसको रोक दिया जाए जब तक इसके ऊपर कोई कानून साजी हो रही है या इसके हवाले से कोई मामलात सीधे हो रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामान एक कानून मंजूर कर लेती है।
पहला बुनियादी सवाल हर एक के जहन में यही आता है कि बहसीत एक सीनियर कानून हैं कि ये जो पार्लियामान की तरफ से किया गया है ये मेरिट पर है, दुरुस्त है, राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, या एक गलत काम हो रहा है और गलत वक्त पर हो रहा है, या सही काम है लेकिन गलत वक्त पर हो रहा है? देखिए मनीष साहब, बात यह है कि कोई भी, आई डोंट थिंक कोई भी सीरियस वकील, कोई भी जिसका भी कोई अदालतों से कोई भी वास्ता पड़ा हो, वो ये आर्ग्यू कर सकता है कि ये जो प्रपोज बिल है, उस बिल है, इसकी जो शिकें हैं ये कोई गलत हैं, मेरिट्स पे ये कानून गलत है। देखिए हर कोई यही मुतालबा करता है कि देखें जो अर्जेंट केसेस हैं वो कोर्ट में लगते ही नहीं हैं। 2-2 महीने अर्जेंसी की दरखास्तें चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में रहती हैं, फिर बाद में पता लगता है वापस आ गई फाइल, केस ही नहीं लगता। वो उन्होंने कहा है 14 दिन के अंदर अंदर जब भी दरखास्त दी जाएगी वो केस लगेगा। फिर बात हमेशा की जाती थी कि सुओ मोटो केस में आपको आपके खिलाफ फैसला हो जाता है, आपके पास एक राइट ऑफ अपील भी नहीं होता, और अक्सर वही जज सुन रहा होता है जिसने खुद वो सुओ मोटो लिया होता है, तो वो खुद उसमें ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होता है। वो आपको कंडेम कर दे और उसके बाद आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है, तो वो अब आपको दे दिया है। ये कह दिया है कि तमाम ये जो बेंच फिक्सेशन वगैरह के मामलात हैं ये बजाय एक आदमी के हैंडल करने के एक सीनियर जजेस पे कमेटी करेगी। तो ये मुतालबात तो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स कर रही हैं, उस पर तो किसी को कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता। जो इशू ये आया ज़रूर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत वक्त पे हो रहा है और गलत तरीके से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए था। देखिए अव्वल तो ये है आर्टिकल 191 में क्लियरली लिखा हुआ है, जो अभी फवाद चौधरी साहब बात फरमा रहे थे, उसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि आप खुद रूल मेकिंग कर सकते हैं, मगर उससे पहले लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बिल्कुल लॉ, कानून जो है वो कानून साजी जो है का हक है। पार्लियामेंट ने बहुत साल इंतजार किया, ये 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीरियसली नहीं लिया। 10 सालों के बाद देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट ने फाइनली जाके कानून साजी कर दी, तो मैं समझता हूं वो उनके इख्तियारात में था। दूसरी बात उन्होंने की कि सुओ मोटो की जो पावर है वो चीफ जस्टिस से छीनी नहीं जा सकती, वो एक आईनी इख्तियार है। अगर आप आर्टिकल 184(3) को उठा के देखें, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसमें चीफ जस्टिस का जिक्र भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात नहीं छीने गए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को वो पावर दी गई है कि एज अ कमिटी वो एक्सरसाइज करें। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप कैसे कह सकते हैं कि अदलिया, अगर आप एक आदमी से सुओ मोटो का इख्तियार लेके 3 जजेस को वो सुओ मोटो का इख्तियार दे देंगे, तो उससे अदलिया की आज़ादी कैसे मुतासर होगी, उनकी खुद मुख्तारी कैसे मुतासर होगी, ये बात काबिल फ़हम नहीं है। ठीक, अब एक बात बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा कि अभी फवाद चौधरी साहब और हमारे बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें के लिए तो आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जबकि बहसीत एक तालिब इल्म के मैं भी समझता हूँ कि इसके अंदर आईनी तरमीम की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 184(3) की हैयत तब्दील नहीं करने जा रहे, आप तो एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, और जो बातें आपने भी गिनवाई वो उनका 184(3) से डायरेक्टली उस तरह से ताल्लुक नहीं है, वो तो एक प्रोसीजर की बात है जो हो रही है। तो क्या तरमीम की ज़रूरत है, या हुकूमत इतनी फारिग है कि इसको पता ही नहीं है कि बगैर आईनी तरमीम के सब हो नहीं सकता? देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से कोई इख्तियारात छीन रहे होते तो फिर यकीनन आईनी ये अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती, मगर आप कोई इख्तियारात छीन नहीं रहे, आप उनका जो प्रोसीजर है वो रेगुलेट कर रहे हैं, वो कानून साजी का हक पार्लियामेंट के पास है, उसमें किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अज़वा बुखारी साहब, देखिए अभी कानूनी नुक्ता, खालिस्तन कानूनी बात तो हमने सलाहुद्दीन साहब से समझ भी ली, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि फ़र्क कहाँ है, और हमारे बहुत से तो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, या वो दोस्त जो बहुत ब्रीफ संभाले हुए हैं तहरीक इंसाफ के वकला हज़रात, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें कोई इख्तियार छीना नहीं जा रहा। लेकिन दूसरी साइड पर हम ये देखते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है
वो शायद अपनी हदों से अब बाहर जा रहा है कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस को सियासी जलसों के अंदर ये कहते हैं कि ये अदलिया है, ये कोई आपका ये कोई जॉयलैंड नहीं है जहां पर कोई जॉय राइड्स लेने के लिए आपके बच्चे आ जाएं या आप उनकी खुशी के लिए, बेगमात की खुशी के लिए, दामादों की खुशी के लिए आप फैसले करें। आई थिंक ये जरा ओवर द टॉप जा रहा है मामला। और मैं कंटेम्प्ट को तो चले मैं उसको ना भी सब्सक्राइब करूं उस व्यू को कि सियासतदानों पे कंटेम्प्ट लगाना शायद आसान होता है, लेकिन शायद तनकीद भी किसी जगह रुक जानी चाहिए। ये तो अगर यहां से आपने शुरुआत अब ली है तो पता नहीं इंतहा क्या होगी। आज़मा बुखारी साहिबा। शुक्रिया मुनीब। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात यह है कि तौहीन और तनकीद में फ़र्क होता है। पहले तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर जो है पनामा बेंच के अंदर जब फैसला होने जा रहा था मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उस दिन जजेस कराम की फैमिलियों का वहां आना, वहां बैठकर जो है वो गैलरीज के अंदर फिर वहां तालियां बजाना और इसको सेलिब्रेट करना, इस फैसले को, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है किसी को सवालात तो उठाने चाहिए ना, ये बात देखी जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो बहुत सारी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, बहुत सारी फैमिलीज जो है वो जलसों में भी शरीक होती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के बगैर खुल के इमरान खान साहब के जलसों में भी शरीक होती हैं। और फिर बाजवा साहब ने ऑन द टॉप ऑफ इट उन्होंने कह दिया कि जो है वो उनके अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा, उन्होंने जब बताया कि फैसले कैसे लिए जा रहे थे और कैसे फैसले जो है वो हमारे बारे में हो रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि बड़ा असर है बेगमात और बच्चों का। तो मुनीब साहब, मतलब हमने तो भुगता है ना ये सब कुछ। हमें बताया जाता है कि जो पार्टी लीडर होता है उसको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, पार्टी लीडर के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए। उसी 63A की जो है वो डेफिनेशन करते हुए जब चीफ जस्टिस साहब ने और उनके बेंच ने जब हमजा शहबाज साहब के वोट जो है वो गिने नहीं, लेकिन जो है उनको सजा तो दे दी थी, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो परवेज इलाही साहब के हक में जो है उन्हीं वोटों को, उसी तरह की सिचुएशन को वो गिन लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पार्लिमानी लीडर जो है उसका कहना काफी था, जो पार्टी हेड है उसका जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप भी तो हेड है ना। और बिल्कुल सही कहा है सलाउद्दीन साहब ने, एक 191 के अंदर बड़ा क्लियर कहा है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात कि वो कानून बन सकता है, दूसरी बात ये कि 184 के अंदर जो है बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं हुई है। और आपको, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो जमहूरियत सिर्फ पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट वो जो सियासी जमातें हैं उनमें तो नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत तो हर जगह होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको आप बेंचेस में शामिल नहीं करते? आपके पास बार बार हम सिर पीट के मर जाते हैं कि खुदा का वास्ता फुल कोर्ट बना ले हमें, फिर हम इतराज करते हैं बेंच के ऊपर। आप भी वकील हो जी, मुझे ये बताओ कि क्या ये प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है कि जब एक बेंच के ऊपर अदम एतमाद कर दिया जाए तो वो बेंच वो फैसला नहीं करता। लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ पर आप कह के जो है वो हम 1000 दफा जो जब खास तौर पर जब परवेज इलाही साहब का फैसला हुआ, आपको याद है कि पूरी पीडीएम की लीडरशिप ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी बेंच को बदल दें, हम इस बेंच से जो है अपना फैसला नहीं करवाना चाहते। बट नहीं, वजिद है और पता नहीं फुल कोर्ट जो है वो क्यों, उसमें क्या अमर माने है कि चीफ साहब जो है उसको नहीं करते। सवाल आपके रेलेवेंट है, मैं नहीं कह रहा सवाल इररेलेवेंट है, नहीं सवाल यहाँ प्रॉब्लम ये है, आपके सवाल रेलेवेंट, आपकी तनकीद भी बिल्कुल ठीक, आपने कहा कंटेम्प्ट और तनकीद में बड़ा फर्क होता है, चलें, लेकिन माजरत के साथ जिस तरीके से आप उस तनकीद को आगे ले जा रहे हैं वो उसके ऊपर जो इस वक्त गिलाफ चढ़ गया है वो तनकीद से ज़्यादा कंटेम्प्ट का है, और वो कंटेम्प्ट एग्जीक्यूट होती है हर उस जुमले से जो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा अदा करती हैं। वो एक मकबूल सियासी लीडर अपनी जगह, लेकिन जो वो फरमा रही हैं उससे तो निज़ाम के ऊपर भी बड़े सवाल आते हैं, अदलिया की तकरीम के ऊपर भी सवाल आते हैं कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस को जब इस तरह से एड्रेस करेंगे तो कल जब कोई और कर रहा होगा तो फिर आप दिफा में आ जाएंगे, आप कहेंगे आप इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये तरीका कार गलत है, इस पर हर कोई तनकीद कर रहा है। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है मुनीब साहब के मरियम साहबा का कोई एक जुमला बताइए जिससे तौहीन का कोई फैक्टर आता। और दूसरा है कि तलाल ने क्या कह दिया था जब उसके ऊपर तौहीन अदालत लग गई थी, या जो है इससे कम माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल किए थे जो फवाद चौधरी साहब इस्तेमाल करते हैं, जो इमरान खान ने इस्तेमाल किए हैं। जब ये जो कासिम सूरी साहब की जो और सदर अलवी साहब, इनको आज आइन का बहुत ख्याल आ रहा है, खुद फवाद चौधरी उस वक्त वज़ीर कानून थे जब असेंबली तोड़ने का फैसला किया था और उसमें आइन शिकनी की थी, तो उसके उस फैसले के बाद जजों को खुद पता नहीं है, इनके मुंह को खून लगे हुए हैं, अगर फांसियां देने की बारी आए तो इन जजों की गर्दनें जाएंगी, इनकी गर्दनें मोटी बहुत है,
इनको किसी बात का पता नहीं होता, अब तो मुझे बहुत सारी चीजें भूल भी गई हैं। ये तमाम चीजें जो है कहने के बावजूद जो है अगर आपको लगता है कि ये जो है ये तौहीन नहीं है और ये जायज है, तो मरीम नवाज साहब ने तो कोई बात ही नहीं की, पहली बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान जो है वो खुद उन्होंने इल्जाम लगाया और वो जलसों के अंदर बरबला जो है इस बेंच के बारे में कहते रहे कि इन्होंने जो है रात को अदालतें लगा ली, इनको जो है वो आइन और कानून जो है वो इन्होंने उसको अपनी जो है वो पता नहीं क्या क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, एग्जैक्टली मैं अल्फाज को याद नहीं है तो मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं मुझ में और बाकी पीटीआई के लोगों में फर्क होना चाहिए। सो मैं गुजारिश ये है कि जो बात ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है, अगर ये नजर आ रहा है और ये बात जगह जगह से corroborate हो रही है मुनीब साहब, ठीक है, ये फैसले जो है वो बज़ाहिर मर्जी के चंद जज बिठा के फैसले किए जा रहे हैं, तो उस पर हमारा सवाल उठाना बनता है। मुझे ये बताइए ना, इजाजुल एहसन साहब जो है उन्होंने खुद जो है अपने आप को रिक्यूज किया था बेंच से, अब वो बेंच के अंदर क्या कर रहे हैं? फिर ये है कि जब मंदोखेल साहब जो है जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है, जो एक बुला ले बेंच के अंदर, तो क्या किया जा सकता है? वो इज्जत माफ क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं, हम तो नहीं कुछ कर सकते ना, वो चीफ जस्टिस साहब जाने और जनाब इजाजुल एहसन साहब जाने। मुनीब एक मिनट, यही तो सवाल है कि क्या एक शख्स जो है जिसको एक बड़े मनसब पे बिठाया गया है, वो सिर्फ उनकी मर्जी पे कानून चलेगा, जो उनका दिल चाहेगा वो फैसला होना चाहिए, या वाकई फैसलों को कानून? चले लेट्स मूव ऑन, ठीक है, चले, बट ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेट्स मूव ऑन। अतर काजी साहब एक बात, चले ठीक है, मुझे अज़मा बुखारी साहब ने कहा मरियम नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जो कंटेम्प्ट के जुमरे में आती हो, चले। दूसरी बात, उन्होंने आपने एक और चीज़ विटनेस की होगी कि अभी कानूनी मामला तो पोजीशन तो सलाउद्दीन साहब ने बड़ी क्लियर कर दी कि कोई इख्तियार आप ले नहीं रहे, एक प्रोसीजर की बात है, बट जो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या वो जो एग्रेशन नज़र आ रहा है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, और जो तकारीर आज की गई हैं जज साहिबान के हवाले से या जुडिशरी के ओवर रीच के हवाले से या जुडिशल एक्टिविज्म के हवाले से, ये शायद मैं नहीं कहूँगा कि अनप्रेसिडेंटेड है, बट काफ़ी अरसे बाद हुई है। मतलब इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में तो मुस्लिम लीग नून उनके दिफा में हर जगह खड़ी होती थी, इनको नहीं पता था कि इनको भी भरपाई करनी पड़ेगी उस वक्त के गुनाहों की, इन्होंने की, शायद उम्मीद है इन्होंने कुछ सबक सीख लिया होगा, लेकिन एग्रेशन बड़ा नज़र आ रहा है पार्लियामान के अंदर। इसकी क्या वजह है? वेस्टेड इंटरेस्ट या नहीं वाकई कोर्स करेक्शन की जरूरत है और कुछ मामलात को दुरुस्त करना जरूरी है? देखिए, जहाँ तक इंसाफ का निज़ाम है, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें इस्लाहत की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो हो रहा क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अभी कहा गया कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब इस बेंच में क्यों बैठे हैं, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त क्या नून लीग के खिलाफ कोई केस चल रहा है? इस वक्त क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस चल रहा है? ये क्यों इतनी तकरीरें पार्लियामान के अंदर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ हो रही हैं, अदलिया के खिलाफ हो रही हैं? मरियम बीबी ने अचानक जज साहिबान की तस्वीरें लगा के जलसों में उनके खिलाफ जो है इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। ये क्यों हो रहा है? ये मेन क्वेश्चन है। कोई बात यह है कि ये लोग इंतखाबात से खौफजदा हैं, इनको पता है कि वहां से कोई फैसला ना आ जाए और हमें इंतखाबात में ना जाना पड़े, इसलिए कि अभी जो मोअज़्ज़ज़ बेंच बैठा हुआ है वो तो ना नून लीग के हवाले से कोई केस सुन रहा है, ना वो पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई केस सुन रहा है। केस तो 2 सूबों में इंतखाबात का है, तो वफाक में क्यों इतनी आग लगी हुई है, ये समझने की चीज है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जजेस ना सिर्फ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, उनकी बेगमात, उनके बच्चों का भी जिक्र कर दिया गया हर जगह पे, उनके ऊपर भी इल्जामात लगा दिए। ऐसा नहीं हो सकता मुनीब साहब के जमहूरियत के अंदर आइन में सब कुछ क्लियर है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये तब्दीली कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसी आइन के अंदर जो इलेक्शंस के हवाले से लिखा हुआ है वो बिल्कुल मुबहम है, वो हमें समझ नहीं आ रहा। इलेक्शन हमने नहीं करवाने, यहाँ पे किसी और के बच्चे नहीं तो 2 खानदानों के बच्चों की ख्वाहिशात के मुताबिक भी इस रियासत के फैसले नहीं हो सकते। इस रियासत के फैसले अवाम के वोट से होंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट अभी मरियम बीबी और बिलावल साहब की जमहूरियत बनी हुई है। ये बुनियादी इशू है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये आपने कहा ये लेकिन ये अफेक्टेड पार्टीज हैं, ये तो कहते हैं हमें पार्टी बनाए। ये तो आज सारे गए थे और कह रहे थे, इन्होंने दरखास्त भी फाइल की कि हमें पार्टी बनाया जाए, हमें सुना जाए। वो तो अभी तक एंटरटेन नहीं हुआ ना, इनको किसी ने सुना नहीं अब तक। मुनीब साहब, पाकिस्तान की अवाम ही अफेक्टेड पार्टी नहीं है, जिन्होंने वोट डालने, जिनके वोट का राइट रुका हुआ है, बाकी सारे अफेक्टेड हैं। भाई 2 सूबों के अंदर वोट पार्टियों को डालना है ना, 18वीं तरमीम नहीं, वोट डालना तो अवाम ने है ना, और सूबाई सतह पे डालना है, अवाम ने डालना है। 18वीं तरमीम के बाद ये कहते थे हमने सूबों को खुद मुख्तारी दे दी है, अब ये कह रहे हैं कि हमसे सूबा इजाजत लेगा तो असेंबली तोड़ेगा। ये फिर किधर गई 18वीं तरमीम? ये बुनियादी मकसद ये है कि इंतखाबात से ये खौफजदा है
और ये इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। अच्छा चले, बाकी सारी शेरो शायरी है। मुझे एक मिनट, मौका दीजिए, एक मिनट, अगर मुझे ब्रेक लेने दे, मैं वापस आता हूँ। बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं जरा ब्रेक वापस आ रहे हैं हम, और सलाउद्दीन साहब से शुरू करेंगे क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट मामला, एक और डेवलपमेंट हुई, मैं जरा चाहता हूँ उसके ऊपर उनका व्यू भी आए। और अज़मा बुखारी साहब, शी हैज़ द राइट टू रिस्पॉन्ड आल्सो। एक ब्रेक के बाद ही हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, एक बात जो कि इम्पोर्टेंट हमारे सामने है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर क्लैरिटी दे दीजिए। आज एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, ये आज भी उन्होंने री एंडोर्स किया कि वो इंतज़ामी मामला है, लेकिन 4-3 से ही ये हमने सुओ मोटो प्रोसीडिंग जो थी ये ड्रॉप हो गई, पिटिशन भी रिजेक्ट हो गई। बट सवाल ये है सर कि अगर वो रिजेक्ट हो गई हैं तो उसी को वो 3-2 के फैसले को ही तो बेस बनाकर फिर अब ये दोबारा समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर ये वो हुक्म ही नहीं है और बकौल उनके वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ, तो ये अभी समाअत किस चीज़ के ऊपर हो रही है? और यहाँ तो मुद्दा ही ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसकी हुक्म अदूली हुई है और इलेक्शन कमीशन ने उसकी हुक्म अदूली की है, जबकि आज भी बेंच के अंदर मौजूद जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, ये तो 4-3 से रिजेक्ट हो गया था। सो देयर इज स्टिल अ कंफ्यूजन एंड पता नहीं है किसी को कि होगा क्या एग्जैक्टली। देखें, इसमें तो बात यही इसीलिए पहले से ही रिक्वेस्ट यही की जा रही थी कि चीफ जस्टिस साहब अब एक फुल कोर्ट बना देते, तो ये जो अभाम है जो सिर्फ अवाम में या वकला में नहीं है, जज साहिबान में आपस में अभाम है कि फैसला क्या था, तो वो उस सिनेरियो में उनका बज़िद हो जाना कि लार्जर फुल बेंच फुल कोर्ट नहीं बनेगी, वो समझ में नहीं आता। और उसकी वजह से फिर मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ सियासतदानों की आपने अग्रेशन की बात की, जो अब बेंच से जो डिसेंटिंग नोट्स आते हैं या साथ के जो बेंचेस जो ऑर्डर्स पास करते हैं, वो भी अब इतनी ज़्यादा उनकी हॉस्टाइल टोन है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी इस किस्म की जुडिशल लैंग्वेज देखी भी नहीं है। और उसकी वजह है, देखिए, अगर आप ये शुरू बड़ा क्वाइटली हुआ था, पिछले 5 साल से एक ट्रेंड बना है कि सिर्फ खास बेंचेस बनती हैं, खास जज साहिबान होते हैं, बाकी जज साहिबान को साइड पे रख दिया जाता है। आपको याद होगा कि फायज ईसा साहब की जब रिव्यू का मामला चल रहा था तो पहले एक 7 रुकनी बेंच बनाई गई, उस पे जो 3 जजेस जो साइड पे किए गए, उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस से क्वाइटली, उन्होंने किसी ने शायद लेटर लिखा या बात भी जाके की, उन्होंने जाके कहा कि ये ज्यादती है। जब ओरिजिनल बेंच में 10 लोग थे तो आपने रिव्यू बेंच में 3 जो डिसेंट करने वाले थे उनको आपने साइड पे क्यों को शामिल करें? तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा से फिर एक 10 रुकनी बेंच बना दिया। बात ये है कि जब क्वाइटली ये जब सजेशंस दी जाती हैं, चीफ जस्टिस को भी देखना चाहिए। आप यू आर नॉट, यहां कोई आप आर्मी चीफ तो नहीं है, आप देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड इन द सुप्रीम कोर्ट, यहां यू आर फर्स्ट ऑफ अमंगस्ट इक्वल्स। तो आप अपने जो असातिज़ा जज साहिबान हैं, आप उनकी राय शुमारी लिया करें जब मामलात ऐसे हों। और फिर आपको ये जो टारगेटिंग होती है कि ये फलां जज जो है वो इस पार्टी का हामी है या फलां जज जो है वो इस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, हमारे खिलाफ है वगैरह, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आप साथ मिल के बैठे। जब आप नहीं बैठते और रिक्वेस्ट के बावजूद, तो फिर शक व शुबात उठते हैं। अच्छा, ये एक और बात इख्तिसार से बताइए कि ये जो काजी फायज ईसा साहब ने और मीनुद्दीन खान साहब का एक वो उन्होंने कहा जी कि जब तक इसके ऊपर नहीं हो जाता मामला तो इनको पेंडिंग रहे 184(3) के तहत, उसमें भी तनकीद ये की जा रही है कि जनाब ये देखिए, यहाँ पर भी अगर जनाब एजाजुल एहसन साहब पर और मज़ार-ए-रिकबा साहब पर तनकीद की जाती है कि नहीं, एक मामला और था और आपने उठा के उसे चीफ जस्टिस को भेज दिया और इंतखाबात की बात कहाँ से आ गई, एक सर्विसेज मैटर था उसके अंदर, ये कहाँ से मामला आ गया। तो यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट मैटर को और है और आप उसके अंदर क्या चीज लेकर आ रहे हैं, और फिर उसके अंदर भी एक डिसेंटिंग नोट आ गया। तो ये आप इसको बहसीत कानूनदान कैसे देखते हैं, इस फैसले को या इस ऑर्डर को जो कि काजी फायज ईसा साहब और अमीनुद्दीन साहब का आया विद 1 डिसेंटिंग नोट? देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है।
मगर इसको भी आपको एक तसलसल में देखना पड़ेगा। एक बेसिकली दिस इज अ साइन ऑफ फ्रैंकली फ्रस्ट्रेशन अमंग्स जजेस, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है कि ये देखें पहले एक वो सुओ मोटो का मामला था जो फायज ईसा साहब ने टेकअप किया, वो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब जब बंदयाल साहब बने उन्होंने उस बेंच को सुनने से रोक दिया, खुद उस केस को अपने सामने कर दिया। फिर उससे पहले आपको याद होगा जब एक बेंच में फायज ईसा साहब कोई इमरान खान साहब के मुतालिक कोई मामला था तो बेंच ने कहा, वरना हमेशा हम कहते हैं कि जज जो है वो खुद अपने आप को रिक्यूज करेगा, मगर उस वक्त गुलजार साहब की सरबराही में बेंच था, उन्होंने कहा कि फायज ईसा साहब जो हैं वो केसेस नहीं सुनेंगे इमरान खान के। तो ये वाले मामला जब जजेस इस किस्म के एक्शंस होते हैं तो फिर उससे रिएक्शंस निकलते हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है और इसमें मैं समझता हूँ लीडरशिप का फुकदान है। अच्छा, ये अज़मा बुखारी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी अतर काज़मी साहब को कानून में मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हालात है, ये मेरे ख्याल में अपनी तारीख की बदतरीन मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। बिकॉज अगर सिटिंग जज साहिबान के दरमियान सुना जाता था कि इख्तलाफ राय के ऊपर आए तो वो तो और बात है, लेकिन यहाँ तो मामला ही अब शायद कुछ और शुरू हो गया है और इस तरह सामने चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आप अतर काज़मी साहब की किस बात से आपको एतराज़ है? उन्होंने तो कहा करिए अवाम को आप इनेबल करने की बजाय इनएबल कर रहे हैं, आप उन्हें मौका दें कि वो आएँ और अपने जो पसंदीदा लीडर्स हैं उनको चुन लें 2 असेंबलियों के अंदर। इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये सारा काम भी इसीलिए हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं पिछली जो बात मैं कंप्लीट करना चाह रही थी कि ये जब कासिम सूरी साहब वाली जो आइन शिकनी है, जब उसका फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है तस्वीरों के साथ जो हशर किया गया था, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, तो उसको तौहीन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और उनकी माओ बहनों के खिलाफ जो एक ट्रेंड चले थे, जो उनकी ओवरसीज ने जो उनकी माओ बहनों को गालियां निकाली थी, उसको तौहीन कहते हैं नहीं कहते हैं? सो एक सियासी बात का और उसको ऐसे सवालात जिनके जवाब देने चाहिए, वो सवालात पूछना जो है वो तौहीन नहीं होती। दूसरी बात, अतर काज़मी साहब को रोजा खुल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक शायद जो है मेरे प्यारे भाई ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो आपने लड़ने हैं या सियासी जमातों ने लड़ने हैं? वो कोई किटी पार्टी का तो फैसला नहीं हो रहा ना, कोई कमेटी खाने का फैसला तो नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। इलेक्शन लड़ने का फैसला है, 2 सूबों के इलेक्शन की बात है जिसमें सियासी जमातें जो है उनको आग लगनी चाहिए। जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि वफाक को क्या आग लगी हुई है, विफाक को ये आग लगी हुई है कि विफाक जो है वो भी उसके अंदर एक पार्टी है और विफाक की भी एक गुजारिशात हैं। पहली बात यह 90 डेज की शिक आपको याद रहती है, आपको ये याद नहीं रहता कि इलेक्शन जो है वो हमेशा निगरान हुकूमतों के अंडर होंगे। अब जब ये हुकूमतें बन जाएं, अगर इलेक्शन पहले हो जाए तो जो कौमी असम्बली के या बाकी सूबाई असम्बलियां जो है उनके इलेक्शन होंगे तो इन 2 सूबों में क्या होगा? पहली बात ये आपको आइन की शिक नजर नहीं आती कि मर्दमशुमारी जो है और हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होंगे। आपको ये जो है वो शिक नजर नहीं आती कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। ये तमाम शिकें आपको नजर नहीं आ रही और आपको जो है वो सिर्फ 90 डेज जो है वो एक इमरान खान साहब उनका देखिए इलेक्शन करा दें आप, 6 महीने बाद उनको वैसे एक बात है और एक मिनट, हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कि हमारे पास 20 अरब या 25 अरब रुपए नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। इसके ऊपर कम से कम मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो फिर कहता हूँ चलो हमारे तो हालात है, महीने का आखिर है, फटे हाल हो जाता है आदमी, लेकिन अगर वफाक कह रहा है कि हमारे पास 25 अरब भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नहीं, बहुत सारे अरबों की बात है ना यहाँ पे, क्या कमाल बात कर रहे हैं मुनीब साहब। अच्छा, ये 25 अरब लगा दें, क्या आपके पास गारंटी है कि इमरान खान साहब जो है वो 6 महीने बाद दोबारा असेंबली नहीं तोड़ देंगे? वो कहेंगे नहीं दोबारा इलेक्शन कराओ आप नेशनल असेंबली के उसके साथ। मैं नहीं मानता इनके रिजल्ट को, कौन मानेगा इस बात को बताइए? इमरान खान साहब जैसे सदफरे आदमी से हर चीज की तवक्को की जा सकती है। और ये जो बात है ना, 1 मिनट आखिरी बात मुनीब मुझे कर लेने दो, कि ये जो कहते हैं ना खानदानों के ऊपर जो है फैसले नहीं हो सकते, यही तो हम कह रहे हैं, बीवी बच्चों के और खानदानों के कहने पे फैसले नहीं हो सकते। आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने। 63A की पहले डेफिनेशन तो करें। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो रिव्यू वैसे होनी जज साहब ने सुनना है, उन्होंने क्या करना है। अतर काज़मी साहब, यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड सर।
देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक है, यकीनन जो मौजूद सियासतदान है उन्होंने ही लड़ना है, उज़मा साहिबा की पार्टी ने लड़ना है, हम जैसे लोगों ने तो वोट देना है। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि उज़मा साहिबा खड़ी होंगी, मैं अपनी बहन को वोट दूंगा, मुझे तो इसलिए जल्दी है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जाके क्या अदालत में ये कहा है कि जनाब वफाक के और सूबों के इलेक्शन अलग-अलग नहीं हो सकते? कहीं पे भी ये कानूनी नुक्ता उठाया गया है? क्या आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब वजीर आजम अपनी मर्जी से कौमी असेंबली नहीं तोड़ सकता, और जनाब वो तब भी तोड़ेगा जब सूबाई भी टूटेगी? तो कहीं पे भी ये कानूनी नुक्ता तो नहीं इन्होंने उठाया, इसी वजह से ये कानूनी नुक्ता तो नहीं, ये एक सियासी नुक्ता है, ये सियासी नुक्ता है। और दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की लैंग्वेज कल पार्लियामान में इस्तेमाल की गई, उससे इनकी फ्रस्ट्रेशन शो होती है। राना तनवीर साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की, क्या वो मुनासिब है? ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम ये एक्सपेक्ट, हम अपने लीडरान से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी कम से कम जुबान तो इस्तेमाल करें जिससे नौजवान सीखें। ठीक है, नौजवानों को बदतहजीब कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लास्ट लाइन बता दे रही, वन वर्ड अज़मा बुखारी साहब। देखिए, पहले तो मैं ये कह रही हूं कि कौमी असम्बली जो है उसको डिसॉल्व होने से बचा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जो ये असम्बलियां कैसे डिसॉल्व हुई इसके ऊपर ध्यान नहीं किया। और पहले जो मंजूर भट्टू वाला केस हो या जफरुल्लाह जमाली साहब की असम्बली वाला केस हो, ठीक है, जो सीएम की एब्सोल्यूट पावर है उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद है। और भाई हमने हर जगह बात की है अतर काजमी साहब, और कल नेशनल असम्बली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस। वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म हो गया। मैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब का, अज़मा बुखारी साहबा का और अतर काजमी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। ये सेगमेंट हमारा यहाँ पर इख्तिताम हुआ। ब्रेक के बाद आएंगे, अगला सेगमेंट हमारा तैयार है। पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने अफगान भाइयों के लिए, उनकी आमदोरफ्त के लिए पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम तरतीब दिया है। और इसकी पीछे जो काविश है या कोशिश है वो ये है कि जिस आसानी के साथ लोगों को, अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। डेली की बुनियाद पर हज़ारों लोग आते हैं, जिनमें मरीज़ शामिल हैं, जिनमें और 10 तरह के लोग जो मुख्तलिफ़ कामों के लिए आते हैं, और उनके लिए ये एक जो सेंटर्स हैं ये बनाए हुए हैं और जो एक पॉइंट्स हैं ये इस्टेब्लिश किए हुए हैं। वो किस तरह से काम करते हैं, एक ब्रेक बाद पर बात करके मैं साथ रही। अगर तारीखी तौर पर भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहसीत एक रियासत अफ़गान भाइयों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, इस हिसाब से कि जिस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों को होस्ट किया गया और अफ़गान मुहाजिरीन को होस्ट किया। अब भी पाकिस्तान बहुत बेहतरीन तरीके से जो लोग अफ़गानिस्तान से आते हैं वो उनको जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत उनको फैसिलिटेट कर रही है वो एग्जेम्पलरी है। और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी रियासत किसी दूसरी रियासत से आए हुए बाशिंदों के लिए इतनी बड़ी तादाद में खरूज किसी का नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में कोई ना किसी को फैसिलिटेट कर रहा है, ना किसी को होस्ट कर रहा है, और ना ही इस तरह से आसानी प्रोवाइड की जा रही है। अगर पाकिस्तान में इस वक्त बात की जाए तो तकरीबन 5 जगह पर ये क्रॉसिंग पॉइंट्स हमारे बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ चमन में, तोरखम, खरलाची, गुलाम खान और अंगूर अड्डा, ये वो जगह हैं जहाँ पर ये क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। और बाकायदा तौर पर इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि कोशिश की जाती है कि वो लोग जिनमें यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गानिस्तान से आए हुए बाशिंदों के कुछ रिश्तेदार हैं, कोई उनसे मिलने आ रहा होता है, कोई मरीज़ आ रहे होते हैं, कोई अपनी रोज़ी रोटी के लिए आ रहा होता है, तो इस तमाम प्रोसेस से कोशिश ये की जा रही है रियासत पाकिस्तान की जानिब से कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। और एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है कि एक पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा, उसके तहत एंट्री होती है। और यहाँ तक कि अगर किसी ने अपने रिश्तेदार से मिलने आना है और पासपोर्ट के बगैर भी अगर किसी ने रोज़ी रोटी कमाने के लिए आना है या किसी और मामले के लिए आना है, उसके लिए भी एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है, एक स्पेशल पेशकश की गई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बड़े अच्छे स्पिरिट के अंदर ये काम किया जा रहा है और पाकिस्तान की रियासत अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। ज़ाहिर बात है इसकी एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को किसी से नहीं चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस फुटेज को दिखाने का या इस सेगमेंट को करने का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान हमेशा से अफ़गानिस्तान से आए हुए जो भाई हैं हमारे, उनके साथ खड़ा रहा है, रियासत पाकिस्तान खड़ी रही है। और अब भी पूरी कोशिश की जा रही है रियासत की जानिब से कि कम से कम जो उनका आना है या उनका यहाँ से जाना है और जो डेली बेसिस पर लोग आते हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की इन एंट्री पॉइंट्स पर आती है और महीने के लाखों एंट्री एग्ज़िट
विजिट होते हैं तो मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। अफ़गानिस्तान से आए हुए जो हमारे भाई बहन आते हैं मुख्तलिफ मामलात के लिए, उनके लिए आसानी पैदा की जाए। इस सेगमेंट को करने का मकसद ये था कि आप बहैसियत पाकिस्तानी इस बात को ओन कर सके, बेहतर महसूस कर सकें कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। प्रोग्राम ने आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।